नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डिजिटल दोस्त चेतन कुमार सेन, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरवसी कंप्यूटर अनुदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। और आज हम कक्षा 9 का पाठ 1 के बारे में चर्चा करेंगे। पहले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि कक्षा 9 के अंदर कौन कौन से पाठ हैं और वो जो पाठ हैं वो किस प्रकार का कंटेंट अवेलेबल कराते हैं। पार्ट 1 के बारे में हम जानकारी करेंगे। पहला जो पार्ट है उसका नाम है कंप्यूटर का परिचय। इट मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। चलिए, अब कंप्यूटर का जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी वो 20वीं सदी में हो गई थी। अब 20वीं सदी का मतलब क्या है, 19 वाले फेज में हो गई थी। 2000 पहले से के जो युग है उसके अंदर आपका कंप्यूटर के बारे में जानकारी स्टार्ट हो गई थी। आज कंप्यूटर को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अब किस किस क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज़ होता है, क्यों हमें कंप्यूटर की नॉलेज होना ज़रूरी है, तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पर आपको कंप्यूटर का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिस्ट से रिलेटेड जितने भी रिसर्च होती है उनमें बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है। मानव द्वारा उन कैलकुलेशन को करना इतना आसान नहीं होता है, तो वो बड़ी लाखों करोड़ों की जो कैलकुलेशन है, मिली सेकेंड्स की जो कैलकुलेशन है, वो कंप्यूटर के माध्यम से की जाती है। व्यापार में आजकल जो मशीनें आ रही हैं, उद्योग है यानी जो इंडस्ट्रीज है, उनमें सब कंप्यूटराइज मशीन्स होती हैं। पर्यावरण, मौसम विज्ञान, आज आपने देखा होगा कई बार न्यूज़ आप देखते हैं तो न्यूज़ में सूचना आती है कि कल बारिश होने की संभावना है, कल धूप बहुत तेज रहेगी। तो वो सूचना हमें प्राप्त कहाँ से होती है, तो मौसम वैज्ञानिक ने कंप्यूटर की सहायता से कुछ सैटेलाइट कम्युनिकेशन के माध्यम से वो सूचना उन्हें प्राप्त होती है। तो वहाँ पर भी उनको कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। अंतरिक्ष अभियान में, अब जैसे अपन ने रिसेंटली अभी चंद्रयान 3 और आदित्य L1 का लॉन्च किया, तो वो अंतरिक्ष अभियान है। उन अंतरिक्ष अभियान में भी कंप्यूटर की बहुत इंपॉर्टेंट महत्ता है, क्योंकि जितना भी कम्युनिकेशन हो पाता है वो डिजिटल कम्युनिकेशन हो पाता है। ठीक है, तो उसका किस प्रकार से लॉन्चिंग हो रही है, किस लोकेशन पे वो पहुंचा है, जो उसके जो ट्रांसमीटर और रिसीवर यानी सूचना भेजने वाले यंत्र और सूचना ग्रहण करने वाले जो यंत्र हैं, उसमें कंप्यूटर की बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। संचार यानी कम्युनिकेशन में, यातायात यानी ट्रांसपोर्ट के अंदर, चिकित्सा। अब चिकित्सा की अगर आप बात करते हैं तो चिकित्सा का मतलब ये है कि आज आप जितनी भी डायग्नोसिस करते हो, सपोज किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपने देखा होगा कि एक मशीन लगाते हैं और एक मशीन के ऊपर डिस्प्ले आता है कि उसकी हार्ट रेट कितनी अप एंड डाउन चल रही है, क्या उसकी हार्ट रेट चल रही है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा, जब तक अपन शिक्षा का इस प्रकार से समझते हैं अपन कि पहली चीज़ तो जितने भी आजकल अगर क्लास एजुकेशन तो अपन ले रहे हैं, इसके अलावा अपन डिजिटल एजुकेशन की बात करें, ई लर्निंग की बात करें, थ्रू यूट्यूब की बात करें, किसी ऐप के थ्रू लर्निंग की बात करें, या कंपटीशन एग्जाम की जो कोचिंग्स होती है उनको ऐप के माध्यम से भी आपको पढ़ाया जाता है। प्लस आपकी जो खुद की क्लासेस हैं वो ई कक्षा के माध्यम से यूट्यूब पे अपलोड है। प्लस गवर्नमेंट ने आपको जो ई कंटेंट अवेलेबल करा के दिया है हार्ड डिस्क में, वो भी आपका शिक्षा के रूप में काम में आ रहा है, और उस ज्ञान को प्राप्त करके आप अपने जीवन को और उन्नत बना सकते हैं। मनोरंजन में जितने भी मनोरंजन मतलब मूवीज बन रही है आपकी, कोई आपका ड्रामा बन रहा है, कोई सीरियल बन रहा है, तो उसकी रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग के बाद उसका कंटेंट एडिट होता है, तो एडिट होता है वो कंप्यूटर के ऊपर एडिट होता है वो कंटेंट। ठीक है, आदि क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग अपरिहार्य हो चुका है, यानी कंपल्सरी हो चुका है। कंप्यूटर के बिना किसी भी बड़े उद्योग धंधे या किसी भी प्रकार का कोई भी क्षेत्र, वैज्ञानिक हो, व्यापार हो, उद्योग हो, पर्यावरण हो, किसी भी क्षेत्र में कंप्यूटर का अगर यूज़ करेंगे तो वो चीज़ें बहुत सहज हो जाएगी इनको कंप्लीट करना। कंप्यूटर के परस्पर जुड़ाव से बने संचार तंत्र, इंटरनेट का प्रभाव इतना जबरदस्त है कि इस नए युग को सूचना प्रौद्योगिकी का युग कहा गया है। यानी जो अब 21वीं सदी है, इसको सूचना प्रौद्योगिकी का युग इसलिए कहा गया है क्योंकि विभिन्न प्रकार की है, अपन के लगभग हर क्षेत्र में कंप्यूटर का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप है, यानी कंप्यूटर को यूज़ करना पड़ेगा, उससे उनका काम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, सहज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला गया है सूचना प्रौद्योगिकी
युग। तो ये जो युग है आपका सूचना प्रौद्योगिकी युग का है, इसका सूत्रपात हुआ है। आज ये सूचना प्रौद्योगिकी युग में कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। अब मानव क्षेत्र में कंप्यूटर का भी योगदान रहा है। कंप्यूटर ने अनेक जटिल समस्याओं को सुलझाया है, बहुत से असंभव कार्य को संभव बनाया है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए कंप्यूटर, देखिए आपको कंप्यूटर क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि भारत जैसे विकासशील देश, क्योंकि भारत अभी विकसित देशों में नहीं है, भारत अभी विकासशील देश में। तो भारत जैसे विकासशील देश के लिए कंप्यूटर अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कंप्यूटर राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार होगा कि कंप्यूटर अगर किसी बच्चे ने सीख लिया तो वो किसी भी फर्म में, किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑफिस में जाके काम करने की कैपेबल हो जाता है, यानी काम करने की क्षमता उसमें आ जाएगी। अब वो जब काम करेगा तो उसको पैसा मिलेगा, अब पैसा मिलेगा तो वो कहाँ पर जाएगा, उसके परिवार में जाएगा, और परिवार में अगर पैसा जुड़ता है तो परिवार की आर्थिक उन्नति होती है, और प्रति व्यक्ति और या प्रति परिवार की अगर आर्थिक उन्नति होती है तो वहाँ पर देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। इसलिए कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके जीवन में। जितना अच्छे से आप इसको समझोगे उतना अच्छा आप किसी भी ऑफिस में जब काम करोगे तो इजीली कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। कंप्यूटर की परिभाषा, अब देखो आपका पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। तो कंप्यूटर एक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, अंग्रेजी वर्ड कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है गिनती करना। ठीक है, किसी भी संख्याओं की गणना करना या गिनती करना, ये किसका काम है, कंप्यूटर का। अब आपने देखा है कंप्यूटर के ऊपर केवल अपन अंक की गणनाओं का तो काम नहीं करते हैं, लेटर्स, हिंदी, इंग्लिश, वर्णमाला, अल्फाबेट, इनका भी यूज करते हैं। तो वास्तव में कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ था शुरू में, वो हुआ था शीघ्र गणना करने के लिए, किंतु आज कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले 80% से अधिक कार्य गणितीय और सांख्यिकी प्रकृति के नहीं होते हैं। यानी आज अपन केवल कैलकुलेशन पार्ट ही नहीं कर रहे, केवल गणना का काम ही कंप्यूटर पे नहीं कर रहे हैं। जैसे कैलकुलेटर पे केवल गणना का काम होता है, लेकिन इसके ऊपर केवल अपन गणना का काम नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर अपन डॉक्यूमेंट भी बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन भी बना रहे हैं, वीडियो एडिटिंग भी कर रहे हैं, सैटेलाइट एंट्रीज के सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करके उस पर डिफरेंट प्रकार की अलग अलग प्रकार की सूचनाओं का संग्रहण कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो कंप्यूटर एकमात्र गणना करने के लिए वाली युक्ति के रूप में परिभाषित करना, इसके 80% कार्य को किसी, यानी किसी भी क्षेत्र में जब 80% कार्य कंप्यूटर ही कर रहा है, ठीक है, तो उसमें अपन ये कहेंगे कि केवल अंक की गणना कर रहा है, यानी उसका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण योगदान है। तो कंप्यूटर में गणना करने की क्षमता के अतिरिक्त तार्किक शक्ति एवं मेमोरी का भंडारण होता है और पलक झपकते निर्देशों का पालन करता है। अब कंप्यूटर क्या कार्य करता है कि कंप्यूटर गणना करने की क्षमता होती है, यानी कैलकुलेशन करने की क्षमता होती है, तार्किक शक्ति होती है, यानी लॉजिकल होता है। यानी अगर जैसे आपने क्या देखा होगा कि कई बार आप गए होंगे पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में जब अपन स्पीड पोस्ट कराते हैं तो इस प्रकार से एक बार कोड आता है, क्या आता है, बार कोड आता है। अब उस बार कोड को एक मशीन रहती है, उस मशीन उसको क्या करती है, स्कैन करती है, और उसका जो संबंधित जगह है उस जगह पे उसको लोकेट कर दिया जाता है। यानी इस बार कोड से अब ये जो लिफाफा है उसकी पहचान होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पास तार्किक शक्ति, इसमें एक सॉफ्टवेयर डाला गया है, उस सॉफ्टवेयर क्या करता है, इस बार कोड को स्कैन करता है, पहचानता है कि ये किस एड्रेस का, ये किस लोकेशन पे जा रहा है। मेमोरी, अब मेमोरी का मतलब क्या है कि आप कंप्यूटर के ऊपर क्या कर सकते हो, डेटा संग्रहण कर सकते हो, यानी डेटा स्टोर कर सकते हो। संग्रहण का मतलब है डेटा को रख सकते हो वहां पर, ठीक है। मेमोरी का भंडार होता है तथा पलक झपकते निर्देशों की पालना करता है। अब निर्देशों का मतलब क्या है, कंप्यूटर को कोई ना कोई अपन को कमांड देनी पड़ेगी कि इसको क्या काम करना है, क्योंकि कंप्यूटर को खुद को तो पता नहीं क्या काम करना है, तो कंप्यूटर को निर्देश देना पड़ेगा, उस निर्देशों की ये क्या करेगा, पालना करेगा। अब अपन कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं कि कंप्यूटर में कौन कौन सी चीजें होती है, ठीक है, जिसके माध्यम से अपन क्या करते हैं, कंप्यूटर को सूचनाएं देते हैं।
तो इनपुट आउटपुट अलग से चैप्टर उसमें डिटेल से बताएंगे आपको। ये जिसके माध्यम से जिसमें हम टाइपिंग करते हैं उसको बोलते हैं अपन कीबोर्ड। क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं अपन कीबोर्ड। कीबोर्ड का क्या काम होता है? भाई कोई भी चीज़ टाइप करना है, लिखना है, ये सब कीबोर्ड के माध्यम से किया जाता है। ये यहाँ पर देखो एक आपको माउस जैसी आकृति दिख रही है, ठीक है, जिससे क्या करते हैं, इसके साथ एक पॉइंटर होता है जो किसी भी सूचना को या किसी भी आइकन को क्लिक करने के काम आता है। तो इसका नाम है माउस। क्या नाम है भाई इसका? इसका नाम है माउस, ठीक है। अब माउस किसी के, जैसे कोई मुझे कोई फाइल ओपन करनी है तो किसके माध्यम से? माउस के माध्यम से हम इसको ओपन करते हैं। ये जो आपके पास बॉक्स जैसा रखा हुआ है, डब्बा जैसा रखा हुआ है, इसका नाम है सीपीयू। क्या नाम है भाई इसका? सीपीयू नाम है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। यानी इसको बोला जाता है कंप्यूटर की आत्मा। यानी इस कंप्यूटर में अगर आपका सीपीयू नहीं होगा तो कंप्यूटर आपका वर्क नहीं करेगा। सीपीयू अगर प्रॉपर्ली वर्किंग कर रहा है तो आपका कंप्यूटर अच्छे से वर्क करेगा। जो भी सूचना अपन को दिखाई देती है वो किस पे दिखाई देती है? इसको बोलते हैं मॉनिटर। क्या बोलते हैं भाई? मॉनिटर। मॉनिटर का क्या काम होता है? जो भी सूचना है उन सूचनाओं को किसके ऊपर प्रदर्शित करना? उन सूचना जो भी सूचना है उन सूचनाओं को स्क्रीन के ऊपर प्रदर्शित करना, ठीक है, उन सूचनाओं को स्क्रीन के ऊपर प्रदर्शित करना। और ये इसकी स्क्रीन कहलाती है। ये जो ब्लैक कलर की आपको भी दिख रही है, काले कलर की, ये सारी आपकी क्या है? स्क्रीन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की अधिमान्य परिभाषा, यानी जब आपको कोई पूछ ले भी कंप्यूटर क्या है, जो पहला क्वेश्चन आपका बनेगा एग्जाम में वो यही बनेगा कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें अपरिष्कृत आंकड़े देकर प्रोग्राम के नियंत्रण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण सूचनाओं में क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। अब अपरिष्कृत आंकड़े क्या है? अपरिष्कृत आंकड़े के बारे में आपको दे रखा है कि अपरिष्कृत आंकड़े क्या है? इसे बोलते हैं रो डेटा। यानी मेरे पास क्या है? ए से लेकर जेड तक के लेटर्स हैं, नाट से लेकर ज्ञानी तक के वर्णमाला है, और 0 से लेकर 9 तक के अंकों की संख्या है, प्लस अन्य कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं बेटा, जैसे हैश। ये आपने देखा होगा जब हम जीमेल की बात करते हैं या किसी मेल आईडी की बात करते हैं, @ का सिंबल होता है, ठीक है, डॉलर का सिंबल होता है। तो ये सब क्या है? रो डेटा है। अब इन डेटाओं को अपन क्या करते हैं? कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं। किसके माध्यम से? कीबोर्ड के माध्यम से। अब वो जो रो डेटा है सूचना, आंकड़ों आदि के रूप में कंप्यूटर को दिए जाने वाले आगम या इनपुट होते हैं। उदाहरण के लिए हम किसी कक्षा में विद्यार्थी की अंक तालिका बनाना चाहते हैं तो इसके लिए उन विद्यार्थियों के रोल नंबर, नाम, कक्षा, विषय, प्राप्तांक आदि की आवश्यकता होगी। इन्हीं जानकारी को अपरिष्कृत आंकड़े कहते हैं। यानी मुझे क्या करनी है? एक टेबल बनानी है। काय की टेबल बनानी है? मुझे मार्कशीट की टेबल बनानी है। अब मार्कशीट की टेबल बनानी है तो मुझे क्या चाहिए? पहले मुझे चाहिए रोल नंबर, ठीक है, पहला कॉलम मैं रोल नंबर का बना लेता हूँ। अब उसका विद्यार्थी का क्या नाम है? इसको मैं नाम को एन से डिनोट कर देता हूँ, विद्यार्थी का नाम। फिर उसके बाद उसकी कक्षा यानी कौन सी क्लास का बच्चा है, इसको हम सी से डिनोट कर देते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आगे एस से डिनोट कर देते हैं। अब एक क्लास में सपोज 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों का डेटा क्या कहलाएगा? रो डेटा। अब उन सूचनाओं को अगर मैंने व्यवस्थित कर दिया तो वो आपका क्या कहला देगा? वो आपका रो डेटा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? इंफॉर्मेशन में। अभी आगे पढ़ेंगे अपन। अब दूसरा जो आपका क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर जो है वो कैसे चलता है, तो कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं उनके ऊपर आधारित प्रणाली के हिसाब से कंप्यूटर चलता है। तो उन प्रोग्राम्स की परिभाषा क्या है? तो कंप्यूटर एक किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों या प्रोग्राम कहते हैं। तो आपको कभी कोई पूछ ले मैडम, अब अपन को प्रोग्राम की परिभाषा में आपको बता रहा था, कंप्यूटर में किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। अब यहाँ पर विशिष्ट भाषा क्या है ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो विशिष्ट भाषा का मतलब यहाँ पर है, ये जो विशिष्ट भाषा होती है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। यानी किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए, देखो भाषा तो अपन इंग्लिश, हिंदी या अदर यूज कर सकते हैं,
लेकिन प्रोग्राम को लिखने के लिए पर्टिकुलर भाषा होती है जिन्हें बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जैसे आपकी सी, सी प्लस प्लस, जावा, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, पाइथन। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, आपको क्या लिखा जाता है, प्रोग्राम लिखा जाता है, और वो जो प्रोग्राम है वो सॉफ्टवेयर बनाने के काम में आता है, और वो जो सॉफ्टवेयर है उस प्रोग्राम में लिखी गई जो प्रणाली है कि किस प्रकार से प्रोग्राम काम करेगा उसको फॉलो करता है। ठीक है भाई। अब जैसे इसने बोला कि अर्थपूर्ण सूचनाएं, अब देखो दो चीजें अपन ने पढ़ी, जो रॉ डेटा है, रॉ डेटा का मतलब अपरिष्कृत आंकड़े, ठीक है। अब जो आपका रॉ डेटा है, रॉ डेटा को क्या कर देते हैं हम, रॉ डेटा को जब हम व्यवस्थित कर देते हैं, क्या कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं, तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित हो जाएगा। और ये जो अर्थपूर्ण सूचनाएं उनको अपन कहते हैं इंफॉर्मेशन कहते हैं, क्या कहते हैं उनका, इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब इंफॉर्मेशन करते हैं। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दो चीजें अपन ने पढ़ी, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, कंप्यूटर के प्रोग्राम किसे कहते हैं, अपरिष्कृत आंकड़े क्या होते हैं, और परिष्कृत आंकड़े यानी रॉ डेटा जब अर्थपूर्ण डेटा में परिवर्तित हो जाता है तो उसे इंफॉर्मेशन या मीनिंगफुल सूचनाएं कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के प्रकार। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे थे, कंप्यूटर के प्रकार। तो टाइप ऑफ कंप्यूटर का मतलब है कंप्यूटर कितने कितने प्रकार के होते हैं या किस प्रकार के होते हैं। तो दो वर्गों के ऊपर इसको मुख्यतः जो क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला जो प्रकार है अनुप्रयोग के आधार पर। अनुप्रयोग का मतलब क्या है, एप्लीकेशन, यानी वो किस प्रकार से काम में आ रहा है, उस आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं, उस आधार पर कंप्यूटर की 3 प्रकार हैं। पहला कंप्यूटर का प्रकार है जिसका नाम एनालॉग कंप्यूटर है। ठीक है, अब ये कंप्यूटर अंकों पर कार्य न करते हुए भौतिक रूप से डाटा उपलब्ध पर सीधे कार्य करते हैं। अब भौतिक रूप से जो डाटा है उसका मतलब क्या है, ये डाटा जैसे ताप है, अब इसमें ताप में कोई डायरेक्ट संख्या तो नहीं है, तो जितना टेम्परेचर होगा उस हिसाब से काम करेगा। ताप, दाब, लंबाई, विद्युत, अन्य द्रवों के प्रवाह, यानी कभी आपने डैम से देखा होगा, डैम से कितना पानी निकल रहा है, तो वहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर का सहायता ली जाती है। आदि भौतिक राशियों के रूप में होते हैं। इन कंप्यूटर का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ इन भौतिक राशियों का निरंतर मापन की आवश्यकता होती है। जैसे अब कहाँ पर काम में आते हैं, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्रों में, भाई मौसम कैसा है, कितनी हवा चल रही है, तापमान कितना है, तो वहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर यूज में लिए जाते हैं। एनालॉग का मतलब है संकेत या कॉन्टिन्यूस, इसके जो संकेत होते हैं, अब ये आपका ग्राफ है, यानी एनालॉग सिग्नल का ग्राफ है। अब इसका मतलब यहाँ से ये सूचना क्या है, 1 2 3 नंबर से इसने क्या किया, चलना स्टार्ट किया। सपोज ये कोई भी अपन मान लेते हैं टेम्परेचर है, यानी ताप है, ठीक है, तो यहाँ पर सपोज 3 डिग्री ताप था, बढ़ते 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 कितना हो गया, यहाँ तक आ गया, अधिकतम तापमान कितना आ गया, तो यदि कोई 5 का है तो 6 7 8 9 तक आ गया, फिर कम हो गया, फिर वापस फिर बढ़ा, फिर वापस 0 पे आ गया। तो इस प्रकार से एनालॉग जो कंप्यूटर है किस प्रकार की सूचनाओं का कार्य करते हैं, सबसे पहले भौतिक डेटा के ऊपर कार्य करते हैं। भौतिक डेटा में क्या क्या, ताप, दाब, लंबाई, विद्युत और अन्य द्रवों का प्रवाह। अब इसमें एग्जांपल आपसे पूछते हैं कि उदाहरण क्या है, तो स्पीडोमीटर, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो स्पीड धीरे कम ज़्यादा होती है, तो स्पीडोमीटर आपका आ गया। घड़ियाँ एनालॉग घड़ियाँ थी। विद्युत मीटर, आजकल डिजिटल भी आ रहे हैं, पहले आपके एनालॉग मीटर आते हैं। थर्मामीटर दोनों आते हैं, डिजिटल और एनालॉग। वोल्टेज मीटर, जब आप 11th-12th में कंप्यूटर की 11th-12th में जब फिजिक्स के चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपका प्रैक्टिकल होगा, तो उसमें आपको पता लगेगा कि वोल्टेज किस प्रकार से वेरी करता है, तो वोल्टेज मीटर लगाया जाता है वहाँ पर। और एनालॉग कंप्यूटर कुछ अन्य उदाहरण है। दूसरी हम बात करते हैं, दूसरे किस प्रकार के, डिजिटल। देखो पहला जो एनालॉग था वो किस पे काम कर रहा था, भौतिक राशियों के ऊपर।
अब ये जो डिजिटल है किसके ऊपर काम करता है, अंकों की गणना पे काम करता है। अब इसमें मेनली एक नया वर्ड आपके लिए आया है जिसका नाम है बाइनरी डिजिट के रूप में होते हैं, और जितने भी अंक होते हैं वो डेटा किसमें होते हैं, बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट बाई यानी होता है 2 और डिजिट यानी संख्या। अब कंप्यूटर जो मुख्यतः दो संख्याओं के ऊपर काम करता है, 0 और 1, ठीक है। 0 1 के कॉम्बिनेशन पे पूरा कंप्यूटर काम करता है, इसे मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं और बाइनरी डिजिट बोलते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर के सभी डेटा का निर्देश एक साथ इनपुट किए जाते हैं, कंप्यूटर में निर्देशानुसार गणना करके परिणाम आउटपुट के प्रदान किया जाता है। तो गणना करने के साथ साथ डिजिटल कंप्यूटर तार्किक क्रियाएं भी करता है। अब देखो गणना करने के साथ साथ क्या काम करता है, ये तार्किक क्रियाएं करता है। तार्किक क्रियाओं का मतलब क्या है, लॉजिकल रीजनिंग भी करता है कि जैसे छोटा बड़ा, जैसे आपको नंबर दे दिया 6 और 8 में कौन बड़ा है, तो यहाँ पर ये तार्किक गणना होगी। तार्किक गणना के बाद बताएगा कि 8 नंबर बड़ा है, तो लॉजिकल गणनाएं भी करता है। कंप्यूटर बहुउद्देशीय होने के कारण विद्युत कार्य में प्रयुक्त होता है। जब चर्चा में होती है तो हमारा पर्याप्त तात्पर्य इन्हीं कंप्यूटर से होता है, डिजिटल कंप्यूटर से। अब डिजिटल कंप्यूटर के जो संकेत है असतत होते हैं। असतत का मतलब डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू यानी अभी जैसे ये 0 है, देखो यहाँ पर ये आपका एक्चुअल में 0 का मतलब यहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं है। अब आपका यहाँ पर क्या है 1, यानी यहाँ पर आपका सिग्नल क्रिएट होगा, फिर वापस 0 आ गया, फिर आपका सिग्नल 0 हो गया। तो इसलिए इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यू। एक बार सिग्नल पूरा देगा, फिर उसके बाद सिग्नल डाउन होगा। नेक्स्ट है आपका तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर यानी एडवांस है। इस एडवांस के लिए इसमें क्या क्वालिटी आ गई कि ये एनालॉग का भी काम कर लेता है और ये डिजिटल का भी काम कर लेता है। यानी इन कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर के गुणों का समावेश होगा। इसलिए कंप्यूटर क्या करेगा, ताप गति प्रवाह इसका भी काम करेगा, प्लस गणना भी करेगा और तार्किक क्रिया यानी लॉजिकल काम भी कर सकता है। लॉजिकल का मैंने बता दिया, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, या कैलकुलेशन करके या कोई फिल्टर लगा के कोई काम करते हैं तो वो चीज़ इसके ऊपर कर सकते हैं। इसका आउटपुट अंकों अथवा मापने की इकाई के रूप में होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग, अब देखो मेनली जो हाइब्रिड कंप्यूटर है वो कहाँ पर काम में आ रहे हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर का जो उपयोग है वो चिकित्सा क्षेत्र में खूब हो रहा है, जहाँ पर रोगी का तापमान, धड़कन, रक्तचाप एनालॉग सिग्नल के रूप में ग्रहण करते हैं, फिर उन्हें डिजिटल सिग्नल में बदलकर परिणाम प्रदर्शित करते हैं। यानी सपोज ये रोगी है आपका, ये रोगी है और इस रोगी के क्या लगा रखा है, 1 मीटर लगा रखा है अपन ने यहाँ पर बीपी मापने का, ठीक है, और एक अपन ने यहाँ पर बीट्स लगा रखी है किसकी, हार्ट बीट नापने की। अब यहाँ पर आपका क्या डिजिटल मीटर यानी डिस्प्ले। अब इस डिस्प्ले पे तो हार्ट बीट आ रही है कि ये जो आदमी है उसकी हार्ट बीट कैसे चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या लगा था, बीपी मीटर लगा था, तो बीपी मीटर के यहाँ पर ये डिस्प्ले कर रहा है कि इसका बीपी कितना आ रहा है। यानी अब सूचना तो कैसे ले रहा है, एनालॉग बॉडी में से ले रहा है। अब बॉडी तो डिजिटल सिग्नल ले देगी, तो एनालॉग सूचना ले रहा है और डिस्प्ले किसमें कर रहा है, आपका डिजिटल में आपका डिस्प्ले कर रहा है। तो 3 प्रकार के कंप्यूटर अपन ने यहाँ पर पढ़े, किसके अनुप्रयोग के आधार पर, पहला एनालॉग, दूसरा आपका डिजिटल और तीसरा आपका हाइब्रिड। इसी प्रकार आकार के आधार पर कंप्यूटर हम पढ़ते हैं, तो आकार के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, तो प्राय 4 प्रकार के कंप्यूटर करते हैं, ठीक है। अनुप्रयोग के आधार पर कितने, 3, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब पहला आपका, फिर हमने बोला आकार के आधार पर, नहीं साइज के आधार पर, पहला है माइक्रो कंप्यूटर। ये आकार में छोटे और कम कीमत के होते हैं, ये प्राय माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। इन्हें सीपीयू, इनमें एक सीपीयू होता है। इन कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता और कार्य करने की जो क्षमता होती है कम होती है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ठीक है। अब ये छोटा है तो इसमें सामान तो सारे होंगे, सीपीयू भी होगा और अन्य मेमोरी भी होगी, लेकिन इसकी जो कार्य क्षमता है, संग्रहण करने की क्षमता तथा कार्य करने की जो क्षमता है वो अपेक्षाकृत क्या होगी, कम होगी, यानी स्लो स्पीड से काम करेगा, छोटा काम कर सकता है। तो वहाँ पर आपके क्या आएंगे, माइक्रो कंप्यूटर वहाँ पर आएंगे, ठीक है। अतः इन्हें पर्सनल कंप्यूटर पीसी भी कहते हैं, कई प्रकार के होते हैं। अब पर्सनल कंप्यूटर का मतलब क्या, सामान्यतः अपने जीवन में जो काम में आते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ये सारे आपके क्या कहलाएंगे, पर्सनल कंप्यूटर कहलाएंगे। अब डेस्कटॉप का मतलब क्या है, डेस्कटॉप का मतलब ये है जिसको डेस्क का मतलब है किसी टेबल के ऊपर रखने की स्पेस इसको चाहिए,
ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक तो एक सीपीयू होगा, आपको पहले ही बता दिया है, ये आपका मॉनिटर है, ये आपका कीबोर्ड है, ये आपका माउस है, तो इन सबको रखने की जगह चाहिए। तो डेस्क कंप्यूटर वे जिनको टेबल पर रखकर कार्य किया जाता है, यानी नॉर्मल जो कंप्यूटर अपन बोलते हैं जिसमें सीपीयू, आपका कीबोर्ड, माउस ये सब अलग से आता है, तो उन्हें अपन क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप, इससे आप भली बात ही परिचित है। अब लैपटॉप क्यों बोलते हैं, लैप यानी होती गोदी, ठीक है, और टॉप यानी ऊपर, गोदी के ऊपर रख के काम कर सकते हैं, यानी अपन इसको आराम से कहीं पर भी ले जाके काम कर सकते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर भी बोलते हैं इसको। ये ब्रीफ केस के समान होता है, यानी बंद हो जाता है और ओपन हो जाता है, ब्रीफ केस के समान होता है, और साइज में छोटा आता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ले जा सकते हैं, गोदी में रखकर काम करते हैं, ठीक है। अब डेस्कटॉप को तो रख नहीं सकते, सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, अब इसको गोदी में रख के इजीली काम करते हैं। तो जो ऑफिशियल पर्पस पे, यानी जो बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, इनको अलग अलग जगह जाना पड़ता है, वहाँ पर काम करना पड़ता है, तो वो डेस्कटॉप नहीं ले सकते, उनको लैपटॉप प्रोवाइड कराया जाता है। इसमें पावर के लिए क्या होती है, बैटरी होती है। अब डेस्कटॉप वाला जो है उसके अंदर तो आपको पावर का कनेक्शन करना पड़ेगा, लाइट गई सिस्टम बंद हो जाएगा, लेकिन इसमें बैटरी होती है, तो बैटरी की वजह से क्या करता है, काफ़ी देर तक चलता रहता है, ठीक है, बैटरी बैकअप के हिसाब से। फिर आपका क्या, पाम, पाम का मतलब होता है हथेली। पाम टॉप या लैपटॉप कंप्यूटर की साइज से छोटे होते हैं, हाथों की हथेली पर रखकर इनको चलाया जाता है। जैसे आपका टैबलेट हो गया, मोबाइल हो गया, वो पाम टॉप कहलाएंगे। ये साइज में छोटे, वजन में हल्के, और इनमें पावर बैटरी का प्रयोग होता है, और इसकी जो कार्य क्षमता है वो लैपटॉप से थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि इसकी स्पीड कम होती है। आपने ऐसे कैलकुलेटर्स भी देखे होंगे, ठीक है, तो ये पाम टॉप में आएगा, ठीक है, लेकिन अपन यहाँ कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो ये छोटा कंप्यूटर है, बच्चों के कंप्यूटर होते हैं, पाम टॉप कंप्यूटर बोलते हैं। और नेक्स्ट है आपका आ गया नोटबुक। नोटबुक देखो होता तो आपका क्या है, लैपटॉप जैसे ही होता है, लेकिन इस पे विशेष चीज क्या होती है, इसमें जो सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एक साथ होते हैं, और इनको कार्य करने की क्षमता लैपटॉप से कम होती है। यानी इनमें सीपीयू, माउस सब एक साथ होंगे, छोटे साइज के होंगे, यानी यहाँ पर आपका जो टच पैनल आता है, जैसे लैपटॉप पे आता है उसमें भी आता है टच पैनल, लेकिन इसकी कार्य क्षमता उसके कंपैरिजन में कम होती है। किसके कंपैरिजन में, लैपटॉप के कंपैरिजन में, ठीक है। और चौथा जो आपका टैबलेट, टैबलेट आप अच्छे भली बाती से जानते हैं, ठीक है, ये खाने वाली टैबलेट नहीं, ये पढ़ने वाली टैबलेट है। तो आज के समय में मोबाइल से पढ़ते हैं, तो उसके कंपेरिजन में अगर आप टैबलेट से पढ़ोगे तो स्क्रीन आपको बड़ी दिखाई देती है, ठीक है, और चीज़ें आपको थोड़ी सी लार्ज दिखेगी, तो आपकी आंखों पर कम असर होता है। दूसरे टाइप का कंप्यूटर अपन पढ़ रहे थे, जिसका नाम है मिनी कंप्यूटर। तो मिनी जो आपका माइक्रो कंप्यूटर था, उस माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में थोड़ा सा एडवांस होता है, यानी उच्च हुद्दे का होता है। ये मध्यम आकार के होते हैं। उद्देश्य इनका, कंप्यूटर का मेन उद्देश्य क्या है, ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्यशील होते हैं। अब देखो आपका जो लैपटॉप कंप्यूटर, उसमें एक आध जना काम कर सकता है, बड़ा डेटा पे काम नहीं कर सकता है, ठीक है, लेकिन अब और शक्तिशाली जब कंप्यूटर की जरूरत होगी, तो उस समय आपको मिनी कंप्यूटर लाना पड़ेगा, ठीक है। इसकी संग्रहण क्षमता और कार्य करने की गति अपेक्षाकृत अधिक होती है, किससे, जो आपका माइक्रो कंप्यूटर यानी लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, पामटॉप है, उनसे इनकी क्षमता अधिक होती है। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक से अधिक सीपीयू हो सकते हैं। भाई आपके जितने भी माइक्रो कंप्यूटर, उनमें तो एक ही सीपीयू होगा, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, पामटॉप में, टैबलेट में, लेकिन इसमें एक से अधिक सीपीयू हो सकते हैं। इन पर एक समय में एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं, और उनका उपयोग प्राय बड़े कार्यालय में होता है। देखो इंपॉर्टेंट चीज लिखी इसने, बैंक में काम होते हैं, जैसे बैंक में अंदर लगते हैं सर्वर। अब मेन जो सर्वर लगाया उससे 10 कंप्यूटर कनेक्ट है, जिसपे जो एम्प्लॉई है, यानी जो काम करने के वाले कर्मचारी है, वो अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन उसका जो मेन जो सिस्टम है, जो सर्वर है, वो आपका किसका है, उन्हें अपन बोलेंगे मिनी कंप्यूटर, ठीक है। इस टाइप से होते हैं, बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, और इससे फिर कनेक्शन मिल जाता है दूसरे छोटे कंप्यूटर यानी पर्सनल कंप्यूटर को। उसके बाद आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर इससे भी बड़ा होता है, यानी ये आकार में बहुत बड़े होंगे। अब आकार में बड़े ही नहीं है, इसके साथ इसकी कार्य क्षमता भी ज़्यादा होती है। इनकी संग्रहण क्षमता, मेमोरी, कार्य करने की गति बहुत अधिक होती है। इन कंप्यूटर में एक समय में कई व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। ये अधिक महंगे होते हैं, ठीक है। नॉर्मली अपन पर्सनल यूज़ के लिए काम में लेते हैं इनको, कंपनी के लिए, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम में लेते हैं। इनका उपयोग देखो प्राय, अब जैसे रेलवे डिपार्टमेंट यूज़ करता है इसको, रेलवे आरक्षण यानी ऑनलाइन बुकिंग के लिए, बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, अनुसंधान संस्थाएं,
यानी जो भी रिसर्च करने वाली संस्थाएं वो इनको यूज करती है। व्यवसायिक संगठन यानी कोई फैक्ट्रीज वाले, कंपनीज वाले इसको यूज करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल है IBM 4300, IBM 4381, VX आदि मेन फ्रेम कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो आपका फोर्थ आता है जिसका नाम सुपर कंप्यूटर है। अब देखो उसका नाम ही होता है सुपर, यानी सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला कंप्यूटर है। ठीक है, ये आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं। अब सबसे बड़े कंप्यूटर है तो इनकी क्या खासियत है? एक तो इनकी संग्रहण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, कार्य करने की गति सर्वाधिक होती है। यानी अभी तक जितने भी कंप्यूटर अपने पढ़े, कौन कौन से पढ़े? एक तो अपने पढ़े माइक्रो, फिर हमने पढ़ा मिनी, फिर उसके बाद हमने पढ़ा मेन फ्रेम, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा सुपर। तो इन सब कंप्यूटर में जो सर्वाधिक कंप्यूटर की जो गति है वो किसकी है? सुपर की। नाम भी बता रहा है क्या है भाई, सुपर कंप्यूटर, शानदार कंप्यूटर है। तो यहाँ पर क्या आकार बड़ा होता है, गति सर्वाधिक होती है, संग्रहण क्षमता भी सर्वाधिक होती है, अधिक जटिल एवं उच्च कोटि की शुद्धता वाली गणनाएं करते हैं सुपर कंप्यूटर। ये सबसे महंगे कंप्यूटर होते हैं, इनकी कीमत ही अरबों रुपए में होती है, अपन तो खरीद ही नहीं सकते और अपन को आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़े एनालिटिकल वर्क करने के लिए काम में आते हैं, बहुत बड़े संख्याओं के ऊपर, गणनाओं के ऊपर काम करने के लिए काम में आते हैं। अब इसमें क्या होता है, अनेक व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं इनके ऊपर। इनका मुख्य उपयोग इसमें होता है वैज्ञानिक अनुसंधान में, संगठनों में, मौसम की भविष्यवाणी में, ठीक है, अंतरिक्ष अनुसंधान में। तो आपको अगर कोई भी पूछे भी जो अंतरिक्ष अनुसंधान है, ठीक है, उसके अंदर किस प्रकार के कंप्यूटर काम में आते हैं? सुपर कंप्यूटर काम में आते हैं। नाभिकीय संयंत्र ये काय के लिए आते हैं? विद्युत उत्पादन के लिए काम में आते हैं। अनुवांशिकी की अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इनमें काम में आते हैं। तो इसका उपयोग है बड़ा विशिष्ट है, देश की उन्नति के लिए इन कंप्यूटर की बहुत आवश्यकता होती है। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए सुपर कंप्यूटर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कुछ एग्जाम्पल है परम, क्रे, NEC, CDC आदि सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका सुपर कंप्यूटर जिसका एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है परम एक कंप्यूटर आपको दे रखा है। उसके बाद कंप्यूटर के उपयोग, तो परम वाला टॉपिक अपन कंप्लीट कर लेते हैं और आज की क्लास इसी टॉपिक पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपका जो परम है वो क्या, एक सुपर कंप्यूटर है। तो आपको परम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब ये विकास कौन करता है सुपर कंप्यूटर का? इसका करता है पुणे में स्थित एक कंपनी जिसका नाम है सीडेक। अब सीडेक की फुल फॉर्म अगर आप बोलोगे तो क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, यानी एडवांस लेवल की कंप्यूटिंग को कार्य करने वाली क्या बनाते हैं? कंप्यूटर बनाते हैं, सुपर कंप्यूटर बनाते हैं। ठीक है, यह पूर्णतः भारतीय कंप्यूटर है। सबसे बड़ी खासियत क्या है? इंडियन टेक्नोलॉजी, भारतीय कंप्यूटर है। इसका निर्माण एक बहुत ही बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। परम एक से बढ़कर एक उत्कृष्ट रूप। अब देखो परम इनिशियल पहला सुपर कंप्यूटर था, फिर उससे एडवांस जो बना रहे हैं उसमें फिर परम 1000 आ गया, फिर परम अनंत आ गया। यानी ऐसे आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं जो वर्जन अपडेट होकर आते हैं ना, ऐसे अलग अलग प्रकार के क्या है सुपर कंप्यूटर्स हैं। इनका उपयोग भारत में नहीं विदेशों में भी हो रहा है। ये दिनों दिन अधिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं और इन कंप्यूटर की जो कार्य क्षमता है वो अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, उसे बोलते हैं अद्वितीय। परम के विकास की कहानी रुचिकर है। देखो थोड़ी सी कहानी के बारे में समझते हैं कि भाई किस प्रकार से इसका परम देश को मिला। तो 1980 के दशक में जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भारत को तकनीक की विशिष्ट क्षेत्रों में दी जाने वाली जानकारी, कंप्यूटर हार्डवेयर तथा क्रे XP नामक सुपर कंप्यूटर की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया। देखो आपने सुना होगा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो यहाँ पर क्या था, जो पहले पर संयुक्त राष्ट्र से कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर ले रहे थे और अपनी कैलकुलेशन करते थे, गणना करते थे अपनी। अब प्रतिबंध लगा दिया किसने? संयुक्त राष्ट्र ने। तो फिर खुद को जरूरत हुई भाई कोई चीज़ मेरे को कोई दूसरा हेल्प कर रहा है, उसकी हेल्प से मैं कर रहा हूँ। अब काम तो मैं कर रहा हूँ लेकिन अगले वाले ने हेल्प करना बंद कर दिया, तो मैं क्या करूँगा? उस चीज़ को मेरे यहाँ पर डेवलप करूँगा। तो इसी प्रकार परम कंप्यूटर का, परम सुपर कंप्यूटर का क्या हुआ? आविष्कार हुआ।
भारत के लिए प्रतिबंध एक वरदान सिद्ध हुआ। क्यों वरदान? इसलिए सिद्ध हुआ कि अब भारतीय जो वैज्ञानिक थे उन्होंने खुद ने इसके ऊपर रिसर्च करना चालू कर दिया। भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक ने इस प्रतिबंध को एक चुनौती के रूप में लिया और परिणाम था कि एक विलक्षण गुणों वाला अद्वितीय क्षमता परम सुपर कंप्यूटर का विकास हुआ। परम किस किस काम में आता है? परम बहुउपयोगी सुपर कंप्यूटर है। इसका उपयोग मुख्यतः विस्तृत क्षेत्र जैसे, अब कहाँ पर काम आता है? जैसे मौसम की भविष्यवाणी, वेदर फोरकास्टिंग में आता है। औषधि यानी किसी भी दवाइयों की गणना करने के लिए काम आता है। डिजाइनिंग, बड़े बड़े जो पुल बनते हैं, मशीन्स बनती है या बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं उनके। आणविक मॉडल में, सुदूर यानी कम्युनिकेशन में, रोगों के इलाज में आदि में इसका उपयोग किया जा रहा है। अंतरिक्ष और नाभिकीय कार्यक्रमों में आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान परम का उल्लेखनीय योगदान रहा है। तो देश के विभिन्न भागों में उपस्थित तेल और गैस के भंडारों का पता लगाने में, अब भंडार अपने पास है, अब उसका पता लगाने के लिए इस प्रकार के बड़े सुपर कंप्यूटर चाहिए। तो इसने क्या करा? तेल और गैस के भंडारों का भी पता लगाया। तो परम का विकास भारतीय वैज्ञानिक इंजीनियरों की क्षमता एवं निष्ठा का शानदार नमूना है। तो देखो, इस टॉपिक से अपन को ये समझना, शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन में आपके पास हो सकता है अभी सुविधा मिल रही हो, कभी सुविधा नहीं मिले, तो उस असुविधा को आपको उस समय को भुना कर सुविधा में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? जब आप उसके ऊपर मेहनत करोगे। तो यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र ने अपन को मना कर दिया था देने के लिए, अमेरिका ने, तो अब अमेरिका जब अपन को हेल्प नहीं करा तो अपनी सारे जो काम थे मौसम से संबंधित, वैज्ञानिक आणविक मॉडल से संबंधित, डिजाइनिंग, औषधि भविष्यवाणी, मौसम भविष्यवाणी, तो ये सब अटक गए थे। अब ये काम अटक के तो देश पीछे नहीं रह सकता है, तो इसको चुनौती मानकर उन्होंने क्या किया? एक नई जो सुपर कंप्यूटर पहले भारत के पास नहीं था वो इजाद कर दिया। तो इस प्रकार आपको भी जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो उस परेशानी को लड़ने के लिए आपको ही तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, आज की क्लास आपको समझ में आएगी। धन्यवाद।